हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडीज में। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 की चर्चा करेंगे। भाग 3 भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंध रखता है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार के बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड से प्रभावित है। इंग्लैंड के एक राजा जॉन ने 1215 में कानून से संबंधित एक दस्तावेज तैयार कराया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत राज्य के खिलाफ आपको दिए गए अधिकार हैं। राज्य के खिलाफ अधिकार है। इसके अनुच्छेद 12 से 35 को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। साधारण अनुच्छेद 12-13, इसमें राज्य की परिभाषा व नए नियमों कानूनों से मूल अधिकार की रक्षा की बात की गई है। अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 32 तक है। इनमें दिए गए अधिकारों की चर्चा की गई है। और उसके बाद अपवाद आते हैं। अनुच्छेद 33 से 35, अनुच्छेद 33 और 34 मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। इसको अब हटा दिया गया है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाने के बाद 6 मूल अधिकार रह गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम एक एक करके इन अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 12, मूल अधिकारों के विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत शामिल हैं भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय सरकार, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC आदि। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों को कम करती है, वह अवैध हो जाएगी। अगला है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को न्यून करती है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जिसका कोई हिस्सा मूल अधिकारों को कम करता हो, तो उस कानून का वह हिस्सा शून्य माना जाएगा, अर्थात उस हिस्से को समाप्त कर दिया जाएगा। यह कार्य न्यायपालिका कर सकती है। तीसरा है, इस विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा है। इनमें से अगर कोई भी मूल अधिकारों को सीमित करती है तो उसको अवैध माना जाएगा। यह अनुच्छेद 368 के अधीन दिए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसका अर्थ है, यदि संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में सुधार किया जाता है तो वह मान्य है। यह मूल अधिकार का हिस्सा नहीं था। इसको 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। आगे है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पे एक शब्द है, विधि के समक्ष समता। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण।
विधि के समक्ष समता का अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार। और विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है समानों में समानता तथा असमानों में असमानता। असमानों में असमानता। इसका अर्थ है कानून की समझ सभी को समान माना जाएगा। कानून किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। 15 का पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा है इसके अंतर्गत दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश, जनता के लिए समर्पित किसी भी स्थान के उपयोग पर यह लागू होता है। तीसरा है राज्य महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। इसके तहत जैसे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग है, बाल विकास मंत्रालय है आदि। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन सेवाओं में धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान अवसर दिए जाएंगे। 16 का 4 है राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध किया गया है। इस शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, इसको न्यायपालिका परिभाषित करती है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को उपाधि धारण करने का अधिकार नहीं है। जैसे देशी रियासतों के समय में लोग राजा या महाराज आदि की उपाधि धारण कर लिया करते थे। अगला है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह राज्य के अधीन किसी सेवा में है तो उसे अन्य देश की उपाधि लेने पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। चौथा है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक संबंधित अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। 19 का जो पहला है इसमें सभी नागरिकों को ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हमको प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, चुपचाप रहने की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता भी है। बी है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठे होकर सम्मेलन कर सकते हैं बशर्ते आपके पास हथियार ना हो। सी है संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आप राजनीतिक संघ बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं, हित समूह बना सकते हैं आदि। डी है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। ई है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में
निवास करने का अधिकार। इसके अंतर्गत आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। एफ यहाँ था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको हटा दिया गया। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। जी में है कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आप कोई भी व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, आपको राज्य रोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। पहला है कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया हो, तथा किसी भी व्यक्ति को उसी विधि के तहत दंडित किया जाएगा जो इसकी अपराध करने के समय प्रभावी रही हो। इसका अर्थ यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तथा फैसला आने में 5 साल अगर लगते हैं, तब तक दंड का कानून अगर बदल चुका है तो उस व्यक्ति को नए कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि अपराध के समय 5 वर्ष पूर्व जो कानून रहेगा उसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद जापान से लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें 2 प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत अपनी सभ्यता, संस्कृति, गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। इसमें वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाती हैं, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सोने का अधिकार आदि। व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार यह एक व्यापक शब्दावली है जिसके तहत व्यक्ति की गिरफ्तारी, निगरानी और फोन टैपिंग आदि से संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। यह मूल संविधान का भाग नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इस अनुच्छेद के 2 भाग हैं। सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22(1) और 22(2) को कवर करता है। और दूसरा है निवारक हिरासत के मामले से संबंधित, यह अनुच्छेद 22(3) से 22(7) तक है। सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें है शीघ्रताशील गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, वकील से परामर्श की सुविधा दिया जाता है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाता है, रास्ते के समय को छोड़कर। उपरोक्त प्रावधान 2 श्रेणी के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। एक है शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। और निवारक हिरासत के मामले से संबंधित जो संरक्षण दिए गए हैं, यह गैर कानूनी कार्य को रोकने की एक प्रक्रिया है जिसमें अपराध करने की प्रत्याशा में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इसकी व्यवस्था में कानून व्यवस्था, देश की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में किया जाता है। इसमें निम्नलिखित संरक्षण प्राप्त होते हैं। पहला, 3 महीने तक सामान्य गिरफ्तारी हो सकती है। इससे अधिक के लिए सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है और उसकी अनुशंसा पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। अगला है गिरफ्तारी के कारणों को बताया जाना चाहिए, लेकिन यदि लोगों के हित में आवश्यक नहीं है तो नहीं बताया जाएगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23
मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बालाश्रम पर निषेध है। इसका अर्थ है पुरुष, महिला या बच्चे को खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। किसी को भी बिना पारिश्रमिक के काम नहीं कराया जा सकता है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या अन्य जोखिम भरे कार्यों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसका अर्थ है व्यक्ति ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की आराधना कर सकता है, कर्मकांड, पूजा पाठ या धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार। व्यक्ति को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है राज्य अपनी निधि को किसी भी धार्मिक कार्य के लिए व्यय नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा देने संबंधी प्रावधान। राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे राजकीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 28 का दूसरा है ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत हुई हो तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला है किसी संस्थान में जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती हो वहाँ होने वाली धार्मिक उपासना के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूलों में अगर सरस्वती वंदना हो रही हो तो मुस्लिम विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और विधि के संरक्षण का अधिकार होगा। भारत में धर्म के आधार पर निम्न लोग अल्पसंख्यक हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे मुस्लिमों द्वारा संचालित मदरसे। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। इसको अब निरसित किया जा चुका है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसको अब अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। संविधान में जहां मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है वहीं मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित करने की गारंटी देता है। इसको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय समुचित निर्देश देता है, जिसे रिट कहते हैं। रिट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ है प्रस्तुत किया जाना। यह रिट सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसे प्रत्यक्ष किया जाता है, उसके अधिकारों का संरक्षण तथा कारणों की जांच करके न्याय उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है आदेश देते हैं।
यह रिट सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत प्रशासनिक और न्यायिक दोनों क्षेत्र आते हैं। निजी क्षेत्र या व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। तीसरा है प्रतिषेध, जिसका अर्थ है रोकना। यह रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। इसका अर्थ है जब कोई अधीनस्थ अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तब उसे उच्च न्यायालय द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण, जिसका अर्थ है सूचना देना। यह रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के स्थानांतरण के संबंध में जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को सुधारना है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है प्राधिकृत या वारंट द्वारा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय की अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। इसका उद्देश्य किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अधिकार में ही रहकर काम करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 और 34 मूल अधिकार के अपवाद माने जाते हैं। यह दो अनुच्छेद मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। अनुच्छेद 33 इसके तहत संसद विधि द्वारा कुछ लोगों के प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी अधिकार निलंबित कर सकती है। देश हित में इनके अधिकार को सीमित किया जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के, गुप्तचर के, राजदूतों के और मीडिया के। अनुच्छेद 34। इस अनुच्छेद के आधार पर भारत में कहीं अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन होने पर मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। इस समय व्यक्तियों के मूल अधिकार सीमित कर दिए जा सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगने पर व्यक्ति के मूल अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 35। इस अनुच्छेद में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के विधान बताए गए हैं। इसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। मूल अधिकारों को कैसे लागू किया जाएगा, कौन लागू करवाएगा, उसकी बात की गई है। यह कार्य संसद करती है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 ये 5 अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी सभी अनुच्छेद भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन होता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करती है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने भाग 1 जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और भाग 2 जो नागरिकता है, और भाग 3 मूल अधिकार, इन तीनों को हमने देख लिया है। अब आगे हम भाग 4 की चर्चा करेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं।